गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। 1776 से 1890 तक तथा पीगू की पुस्तक के प्रकाशन से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र अपने शिखर पर पहुंचा और 1930 तक की विचारधारा विश्व पर छाई रही। कीन्स परंपरावादियों से तात्पर्य लेता था रिकार्डो के अनुयायियों से, जिनमें विशेष रूप से J.S. मिल, मार्शल और पीगू शामिल थे। क्लासिकी जो विचारधारा थी उसी पृष्ठभूमि में जनरल थ्योरी लिखी गई थी, लेकिन कीन्स ने संस्थापित अर्थशास्त्र का खंडन किया। तो हम आज इस प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ये मानता है कि पूंजीवादी अर्थशास्त्र में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं स्वतंत्र बाजार में ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार कायम रहने की प्रवृत्ति होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की ये मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में सदैव श्रम एवं अन्य साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता रहता है, जो कि एक सामान्य स्थिति है। लोग कभी बेरोजगार नहीं रह सकते। यदि कभी पूर्ण रोजगार से विचलन होता है तो ये एक असामान्य स्थिति होती है और अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति स्वतंत्र रूप से और बिना किसी हस्तक्षेप के, अर्थात बिना सरकारी हस्तक्षेप के पूर्ण रोजगार की ओर जाने की होती है। अर्थात यदि सरकार ने मूल्य, मजदूरी या उत्पादन किसी में हस्तक्षेप किया तो बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बिना किसी हस्तक्षेप के सदैव पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में रहता है। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। ये सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है, तो उसमें हम लेते हैं। सबसे पहले, बिना स्फीति के अर्थात अर्थव्यवस्था में कीमतें नहीं बढ़ती हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। बिना हस्तक्षेप स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अर्थात सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। श्रम बाजार और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। मजदूरी दरों एवं कीमतों में लोचता अर्थात नियमितता अर्थात परिस्थितियों के अनुसार उसमें कमी वृद्धि हो सकती है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं। अति उत्पादन संभव नहीं होता, कभी भी अधिक उत्पादन की संभावना नहीं होती। मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा एवं समानुपातिक संबंध होता है, अर्थात यदि मुद्रा मजदूरी घटा दी जाए, वास्तविक मजदूरी घटा दी जाए तो मुद्रा मजदूरी भी कम हो जाती है, या मुद्रा मजदूरी घटा दी जाए तो वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। प्रौद्योगिकी एवं मुद्रा की मात्रा दी हुई होती है और अर्थव्यवस्था सदैव संतुलन में रहती है। इसमें कभी भी अति उत्पादन की या अल्प उत्पादन की समस्या नहीं पाई जाती है। इस प्रकार ये जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, ये प्रतिष्ठित सिद्धांत अपनी इन कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इसके कुछ आधारभूत सिद्धांत था J.B. से का, अर्थात J.B. से का जो बाजार नियम है वो इस सिद्धांत का आधार बिंदु या मर्म है। प्रोफेसर J.B. से कहते हैं कि सामान्यतः अति उत्पादन असंभव है। उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है, अर्थात पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, ऐसा प्रोफेसर J.B. से का मानना था। उनका मानना था कि जो मांग है उसका मुख्य स्रोत है साधनों को प्राप्त उनकी आय, अर्थात जो उत्पादन प्रणाली से पैदा होती है। जब उत्पादक उत्पादन करने के लिए इन विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को लगाता है तो उन साधनों को वह लगान, मजदूरी, ब्याज आदि के रूप में क्या करता है, उन्हें आय प्रदान करता है। इससे उत्पादित वस्तुओं की मांग होती है, अर्थात पूर्ति होती है। अर्थात इस तरह जो पूर्ति हुई, अर्थात जो उन्होंने उत्पादन किया उसकी ही पुनः मांग पैदा हो जाती है
और यह जो तर्क है वह इस मान्यता पर आधारित है कि साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसे उन वस्तुओं पर खर्च कर दिया जाता है जिनका वे स्वयं उत्पादन करते हैं। आय का जो अंश खर्च नहीं किया जाता उसका स्वतः निवेश कर दिया जाता है। इस तरह बचत और निवेश बराबर हो जाते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाज में बचत एवं निवेश में ब्याज की दर के द्वारा समानता स्थापित होती है। अर्थात जो हमने तीसरा जो समीकरण लिख रखा है कि S इक्वल टू आई, अर्थात ये ब्याज की दर से समान अर्थात बराबर होते हैं। यदि बचतों में वृद्धि हो जाए तो ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन बचत को कम करके निवेश को उस मात्रा तक बढ़ाते हैं जब तक कि बचत और निवेश बराबर नहीं हो जाते। ब्याज की दर में वृद्धि होने पर बचत में वृद्धि होगी, क्योंकि बचत ब्याज की दर का धनात्मक फलन है। अर्थात जो जो ब्याज की दर बढ़ती है बचत में वृद्धि होती जाती है। तो ब्याज की दर में वृद्धि होने पर बचत बढ़ेगी एवं ब्याज की दर में कमी होने पर बचत में कमी होगी। ब्याज की दर में कमी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि निवेश ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन होता है। इससे जो अतिरिक्त बचत थी उसका निवेश हो जाता है। जैसा कि हम रेखा चित्र में देखते हैं कि इस रेखा चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो SS है ये बचत वक्र है, जो I है वह हमारा निवेश वक्र है, और E बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं। अर्थात OK हमारी बचत और निवेश की मात्रा है और इस पर OR ब्याज की दर है। अब यदि बचत में वृद्धि नहीं हो, क्योंकि यदि ब्याज की दर वही रहती है तो बचत में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन यदि निवेश में वृद्धि हो जाए और वह बढ़कर I' हो जाता है तो जो OR जो ब्याज की दर है उस पर हमारा जो निवेश है वो तो ज़्यादा है लेकिन बचत कम है। अर्थात मांग तो ज़्यादा है लेकिन हमारी पूंजी की जो पूर्ति है वो कम है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ब्याज की दर बढ़ेगी और वह E1 पर चली जाती है, जहाँ पर पुनः बचत और निवेश बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार निवेश में वृद्धि होने पर बचत में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो ब्याज की दर बढ़ेगी और वह OR1 पर अर्थात E1 बिंदु पर स्थापित होती है और वह OL जहाँ पर हमारा बचत और निवेश दोनों बराबर है। इस प्रकार इस मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी से के बाजार का जो नियम है वो प्रतिष्ठित मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित है, जो ये बताता है कि कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा का परिणाम है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत है वह बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमतों में प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध होता है। अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मात्रा केवल कीमत स्तर को ही प्रभावित करती है, यह उत्पादन की मात्रा एवं रोजगार की मात्रा को प्रभावित नहीं करती है। केवल विनिमय माध्यम का ही कार्य करती है। अर्थात जैसा फिशर ने लिखा है MV = PY, अर्थात ये Y और जो हमारी Y का तात्पर्य है उत्पादन की मात्रा और V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी, अर्थात जो हमारी मुद्रा चलन में होती है, ये दोनों स्थिर रहते हैं। स्थिर माना है उन्होंने और ये बताया है कि दोनों जब स्थिर रहते हैं तो कीमत में वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। प्रोफेसर पीगू ने इसकी एक व्याख्या करी है। उन्होंने श्रम बाजार के संदर्भ में से के नियम की व्याख्या करके रोजगार के सिद्धांत को एक अंतिम रूप प्रदान किया। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार में जो आर्थिक प्रणाली की प्रवृत्ति है पूर्ण रोजगार देने की रहती है, किंतु यदि इसमें हस्तक्षेप किया जाता है
अर्थात मजदूरी के ढांचे हस्तक्षेप किया जाता है या मजदूरी ढांचे में कठोरता बनी रहती है तो बेकारी हो सकती है। यदि सरकारी हस्तक्षेप समाप्त कर दिए जाएं और बाजार की शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तो मजदूरी में होने वाले परिवर्तन पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति को ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इनका जो सिद्धांत है अर्थात जो रोजगार उत्पादन निर्धारण का सिद्धांत है वह हमें क्या बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुल उत्पादन और रोजगार में संतुलन समग्र उत्पादन फलन और श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। अर्थात उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रतिफल है। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार KTL को यदि हम दिया हुआ मान लें अर्थात पूंजी की मात्रा, तकनीकी और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको यदि हम दिया हुआ मान लें तो उत्पादन अर्थात Q और N अर्थात रोजगार, इनमें धनात्मक संबंध होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा उत्पादन है वह रोजगार का फलन माना जाता है। उत्पादन फलन में जो श्रम है वही मुख्य साधन है एवं मुख्य लागत माना गया है। जो श्रम का मांग वक्र है वह DL है और जो श्रम का पूर्ति वक्र है वो है SL। अब हम जो श्रम का मांग वक्र है अर्थात श्रम का जो मांग वक्र है वह ये बताता है कि इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक है। अर्थात उत्पादन करने वाली जो फर्म है या जो उत्पादक है वो श्रमिकों को उसी सीमा तक रोजगार पर रखेंगे जहां पर उनकी वास्तविक मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता अर्थात W/P = MPP/L होगी। अर्थात उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर जहाँ उनकी वास्तविक मजदूरी हो जाती है उसी बिंदु पर फर्म को लाभ होता है। तो हम इस रेखाचित्र के माध्यम से ये देख सकते हैं कि C बिंदु पर हमारा संतुलन है जहाँ पर ON पूर्ण रोजगार की स्थिति है और जो हमारी वास्तविक मजदूरी है वो OWP0 है। यदि वास्तविक मजदूरी OW/P1 हो जाए तो हमारी जो श्रम की मांग है वह कम होगी और जो श्रम की पूर्ति है वह ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात ये जो A और B जो हमारा अंतराल दिखाई दे रहा है ये बेकारी हो जाएगी और मजदूर कम मजदूरी के स्तर पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब यदि ऐसा हो जाएगा कि अर्थात A और B ये अंतराल समाप्त अर्थात कम मजदूरी पर श्रमिक काम करने को तैयार हो जाते हैं तो ये अंतराल समाप्त हो जाएगा और पुनः हमारी जो मजदूरी की दर है वह OWP0 पर पहुंच जाएगी। लेकिन यदि हम दूसरी स्थिति देखें कि यदि हमारी मजदूरी की दर OWP0 से घट के OW/P2 हो जाती है तो यहाँ पर श्रम की मांग तो ज़्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति कम है। अर्थात ये जो अंतराल है A1 B1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्पादक श्रमिकों को अधिक रोजगार देना चाहेंगे क्योंकि मांग तो अधिक है लेकिन पूर्ति कम है। लेकिन जो श्रमिक है वो कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उनका इस मजदूरी पर कष्ट एवं त्याग क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। परिणाम स्वरूप मजदूरी जो A1 B1 जो हमारा अंतराल है वो हमें पुनः मजदूरी का जो स्तर है वो बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात OW/P0 हमारी मजदूरी का स्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यता थी कि ये जो ON रोजगार के स्तर पर है वह हमेशा स्थिति पूर्ण रोजगार की रहेगी तथा जो OW/P0 जो वास्तविक मजदूरी है इस पर ही श्रमिक कार्य करने के इच्छुक हैं। इन सभी को रोजगार प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि कुछ हमारी जो घर्षणात्मक बेरोजगारी विद्यमान रहती है वो मजदूरी की लोच के कारण इस अंतराल को वह अंतराल अपने आप अर्थात वह जो गैप है वो अपने आप समायोजित हो जाता है और पुनः पूर्ण रोजगार का संतुलन स्थापित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो जैसा हमने कहा कि श्रमिकों की मजदूरी में कमी करके जैसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि श्रमिकों की मजदूरी में कमी करके अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में कमी की जा सकती है। तो हम ये स्थिति प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को मानना जैसा कि था
कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, और यदि कभी बेरोजगारी की स्थिति आती भी है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मौद्रिक मजदूरी में कटौती के कारण होगा क्या कि लागत में कमी हो जाएगी, जिससे, क्योंकि जैसा हम मानते हैं मजदूरी भी लागत का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो लागत के घटने से वस्तुओं की कीमतें घट जाती है और जिससे श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। प्रतिष्ठित अर्थव्यवस्था में ये जो विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है, जैसा हमने पहले भी बताया कि मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। मौद्रिक मजदूरी के घटने से वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में घट जाती, इससे बेरोजगारी दूर होकर पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि प्रारंभ में हमारा जो संतुलन बिंदु है, जो पूर्ण रोजगार का संतुलन बिंदु है, वो OW/P मजदूरी की दर है, और OEF, जैसा कि हम रेखा चित्र से देख रहे हैं, EF जो हमारा रोजगार का स्तर है वह पूर्ण रोजगार का स्तर, जहाँ पर श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति बराबर है। अब यदि मजदूरी बढ़ा दी जाए, OW/P1 बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पर श्रम की पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है। ये जो अंतराल है A1 A2, तो ये क्या है कि यदि यहाँ पर ये जो E1 EF जो श्रम बेरोजगार हो रहा है, अब वो चूँकि ये श्रमिक बेरोजगार है तो हमें मजदूर, वो जो बेरोजगार श्रमिक है वो कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप मौद्रिक मजदूरी घटने से, अर्थात हम उनकी मजदूरी कम कर दें और पुनः W/P स्तर पर ले आएँ, तो मजदूरी घटने से लागतें एवं कीमतें कम और अधिक श्रमिकों को रोजगार देना संभव होगा, और पुनः W/P1 से W/P पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि इस रेखा चित्र से स्पष्ट हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती, और जैसा कि JB से कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी है तो लागतों में, से का ये मानना था कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो उसे हम मौद्रिक मजदूरी में कमी करके रोजगार को बढ़ा सकते हैं, अर्थात कभी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। इस सिद्धांत का सारांश हम इन रेखा चित्रों से देख सकते हैं कि जो पहला रेखा चित्र बताया, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्याज, पहला जो A रेखा चित्र है उसमें हम देख रहे हैं कि ब्याज की दर के माध्यम से बचत एवं निवेश में समानता स्थापित हो जाती है। दूसरा रेखा चित्र ये बता रहा है कि जो उत्पादन है वह रोजगार का फलन होता है, अर्थात ON पर पूर्ण रोजगार, जहाँ पर श्रम की मांग एवं पूर्ति दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ ONF पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इसी रोजगार की स्थिति से, अर्थात जो हमें श्रमिकों की संख्या, जो हमारा उत्पादन फलन है वो रोजगार पर निर्भर करता है, तो ONF पूर्ण रोजगार के स्तर पर हमारा OQ उत्पादन का अधिकतम स्तर है। इसी उत्पादन के स्तर पर यदि हम E जो हमारा रेखा चित्र है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि MV जो मुद्रा की मात्रा है उस उत्पादन स्तर से और जो बाजार में मुद्रा की मात्रा है उससे हम कीमत स्तर निर्धारित करते हैं OP के बराबर, और जो वो कीमत स्तर निर्धारित हुआ उसी से हमने मौद्रिक मजदूरी का स्तर निर्धारित किया, अर्थात OW। ये जो सिद्धांत के जो मुख्य जो आधार हैं इन सब रेखा चित्रों से हम स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में सामान्य उत्पादन तथा सामान्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं रह सकती। किसी विशेष वस्तु का यदि उत्पादन हो सकता है तथा कुछ अनैच्छिक बेरोजगारी रह सकती है। उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण अर्थव्यवस्था में
श्रम, वस्तु एवं मुद्रा बाजार में होता है। समाज में जितना उत्पादन होता है उतनी वस्तुओं की मांग होती है तथा पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन कर लेती है। यदि कुछ समय के लिए कुछ वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो बाजार की शक्तियाँ पुनः उनमें संतुलन ले आती है, अर्थात स्वतः संतुलन की स्थिति पाई जाती है। श्रम बाजार में श्रम की मांग एवं पूर्ति अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर निर्धारित करते हैं, जैसा कि हमने रेखा चित्र सी में देखा, और मजदूरी की संतुलन दर भी इससे निर्धारित हो जाती है। प्रतिष्ठित सिद्धांत में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली गई है, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य, मजदूरी तथा उत्पादन की मात्रा बाजार की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं, और ये मान्यता प्रतिष्ठित सिद्धांत की आधारशिला है। इसके साथ ही ये जो सिद्धांत है ये वस्तु विनिमय और मौद्रिक अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में लागू हो सकता है। किंतु 1930 के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिष्ठित विचारधारा अपने पूर्ण चरम पर थी, किंतु इसकी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। बहुत सारे जो 1930 के बाद अर्थव्यवस्था में जो कुछ पूर्ण विश्व में जो परिवर्तन आए, उसके कारण प्रोफेसर कीन्स ने इस सिद्धांत की बहुत सारी कमियों को बताया। अर्थात इस सिद्धांत का प्रोफेसर कीन्स ने जो कुछ विश्लेषण किया, उससे एक नए अर्थशास्त्र का विकास हुआ और जिसने आर्थिक विचारधारा और नीति में क्रांति ला दी। तो जो उनकी जो पुस्तक थी वो क्लासिकी के आधार तत्वों पर सीधा प्रहार था। उस विषय पर, अर्थात उनकी द्वारा जो की गई आलोचनाएं हैं, उसका हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे।